सुनकर अरे बहादुर, जरा मीठा पान खिला दे। तेरे हाथों का पान खाए बिना तो मेरा दिन ही नहीं जाता। बेशक ये मेरी पत्नी है, लेकिन इसने तो पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी करवा कर रखी है। देखो जरा उस पान वाले के साथ कैसे लगी हुई है। बहू तो पूरे दिन घर पर काम करती रहती है। अपनी सास को भी कहा कर कि घर का काम करे। लेकिन माँ जी तो घूमने गई हुई है पड़ोस की आंटी के साथ। बस कर बहू, अपनी सास के बारे में तू जानती नहीं है क्या? तेरी सास कहीं घूमने फिरने नहीं गई है, पान वाले की दुकान पर बैठकर उसके साथ गप्पे हाँक रही है। और उसको लगता है कि उसकी तरह जवान पूरे मोहल्ले में और कोई नहीं। उम्र 55 का, लेकिन दिल बचपन का होता जा रहा है इसका। लेकिन पिताजी, आप माँ जी को कुछ कह भी तो नहीं सकते। अगर आपने माँ जी को कुछ कहा फिर तो आपकी शामत आनी है। आ गई अपने बहादुर पान वाले के हाथों का पान खाकर। क्या बात है, पान खाकर तो ऐसी लग रही हो जैसे कितने नवाबों के खानदान की हो तुम। क्या कहा तुमने? नवाबों के खानदान से? अरे मेरे खानदान पर क्यों जाते हो? तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अरे ये क्या किया तुमने? पान खाकर मेरे ऊपर थूक दिया। अभी पान खाकर थूका है, ज्यादा बोला ना तो झाड़ू लेकर मारूंगी भी तुम्हें। अरे इस उम्र में मुझ पर पाबंदी लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति के होते हुए पान वाले और उस चाय वाले के साथ चाय पीते हुए? कितनी बार मना किया है कि मोहल्ले के इन ठरकी लोगों के साथ गप्पे मत लगाया करो। अरे मेरे जैसा सुंदर पूरे मोहल्ले में कोई है? अभी भी मैं इतनी उम्र की हो चुकी हूँ, फिर भी मेरी सुंदरता पर लोग मरते हैं तो तुम्हें जलन होती है। तुम तो मेरी कदर करते नहीं। अब मोहल्ले के 2-4 बुड्ढे हैं, मुझ पर मर मिटते हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है भला? माँ जी, पिताजी सही कह रहे हैं। आपको मोहल्ले में ऐसे उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। कल को लोग बात बनाएंगे तो हमारी बदनामी होगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि तू भी मेरी जवानी से जलने लगी है। इस बुढ़े को तो कभी से मेरी सुंदरता दिखी ही नहीं। जब 4 लोग मुझे जाकर मेरी सुंदरता की तारीफ करते हैं तो इसे बहुत बुरा लगता है। तुम उस चाय वाले और पान वाले बहादुर को जानती नहीं हो, कितना ठरकी है वो। अच्छा, तो तुम्हारे मन में ये सब चल रहा है कि मेरा उन लोगों के साथ चक्कर चल रहा है? दुलारी जब रामलाल के मुंह से ये सुनती है तभी वो पास रखा गिलास अपने बुढ़े पर फेंक देती है। लेकिन वो गिलास रामलाल को ना लगकर दुलारी की बहू रेणु को लग जाता है। देखा, तुम्हारी इसी हरकत की वजह से मैं परेशान हूँ। बेचारी बहू की क्या गलती थी? देखो जरा, बहू के सर से खून बह रहा है। मेरा सर! माँ जी, ये क्या किया आपने? अरे बहू, तुझे बीच में आने की क्या जरूरत थी? तुझे पता है, जब इसकी मार खाने वाली आदत है तो जब मेरी और इसकी लड़ाई हो तो बीच में मत आया कर। मुझे क्या पता था कि वो गिलास मुझे ही लग जाएगी। रामलाल अब जल्दी से फैमिली डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर रेणु के सर पर मलहम पट्टी कर देता है, लेकिन फिर भी दुलारी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन दुलारी की आदतों में कोई सुधार नहीं होता। जब रामलाल कुछ कह देता तो दुलारी उस पर ही बरस पड़ती। एक रोज रामलाल देखता है दुलारी चाय वाले की दुकान पर बैठकर चाय पी रही थी। आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रोज रोज मैं इसे समझा समझा कर तंग आ गया हूँ, लेकिन इसकी आदतों में कोई सुधार ही नहीं आ रहा। तुम्हारे हाथों की चाय में तो जादू है, जादू। एक कप चाय पी लूं तो सर का दर्द उतर ही जाता है। अरे तभी तो मलाई डालकर तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनाता हूँ। और देखो, मुझे तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए। अरे क्या बताऊं मैं अपने बुढ़े के बारे में। उससे बातें करके मेरे सर में दर्द होने ही लगता है, तभी मुझे ये चाय पीने का मन करता है। सच में रामलाल भाई साहब तो बातें ही ऐसी करते हैं कि किसी के भी सर में दर्द हो जाए। तभी तो तुम्हारे दर्द की दवा बना हुआ हूँ मैं। तेरी इतनी हिम्मत मेरी पत्नी के करीब आने की कोशिश कर रहा है, अपनी गंदी चाय पिलाकर। और तुम दुलारी, आज घर चलो, या तो तुम इस मोहल्ले में रहोगी या आज मैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और उसे क्यों मार रहे हो? छोड़ो उसे, वरना मैं तुम्हें चप्पलों से मारूंगी और पूरे मोहल्ले चप्पलों से मारते हुए घर लेकर आऊंगी।
दुलारी रामलाल को मारते हुए घर लाती है। रामलाल फिर भी दुलारी को समझाने की कोशिश करता है कि तभी अरे माँ जी, क्यों मार रहे हैं आप पिताजी को? माँ जी रुक जाइए। बहू मुझे रोक मत, आज तो मैं इस बुढ़े को मार कर रहूंगी। क्या जरूरत है इसे मेरे पीछे पीछे जासूसी करने की? माँ, ये आपकी जासूसी नहीं कर रहे थे, बल्कि ये तो सामान लाने बाहर गए थे और पिताजी ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उन्हें मार रही है? अरे मेरी फूटी किस्मत बहू, इसे मैं रोज पान वाले या चाय वाले के अलावा मोहल्ले के बूढ़ों के साथ देखता हूँ। अब मेरा फर्ज तो है ना कि इसे रोकने का, बस रोकने गया तो मुझे चप्पलों से मारने लगी। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो जाता है। वो कुछ कहता तो दुलारी उसके साथ मारपीट करने लगती। एक रोज रामलाल सुबह सुबह घर आता है, लेकिन उसके साथ एक और लड़की थी जो रामलाल के साथ शादीशुदा जोड़े में थी। अरे पिताजी, ये कौन है? और आपने दूसरी शादी कर ली, लेकिन ये तो बहुत कम उम्र की लग रही है। हाँ, मैंने शादी कर ली और ये पूरी 18 साल की है, ये बालिक है। हाँ, और मैंने अपनी मर्जी से की है। अब से इस घर का कार्यभार मेरी चंदा पर ही है, वही इस घर की मालकिन है। पीछे से दुलारी ये सारा माजरा देखकर हैरान थी और उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन वह अचानक से ये सब होता देख सदमे में आ जाती है और अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। माँ जी, आप खुद को संभालिए ना जाने पिताजी को क्या हो गया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपको समझना होगा। बहू, कैसे खुद को समझाऊं? इस बुढ़े को तो समझना चाहिए था ना कि उसकी घर में एक बीवी है, लेकिन ये बुढ़ा तो इतना गिरा हुआ निकलेगा कि एक जवान लड़की से शादी कर ली इसने। अरे वो तो तेरी उम्र की भी नहीं है, इससे तनिक भी लाज नहीं आई। पूरा घर हैरान था कि रामलाल ने कैसे एक कच्ची उम्र की लड़की से शादी कर ली है, हालांकि चंदा की उम्र 18 साल पार थी। एक रोज रेणु किचन में काम कर रही होती है कि तभी चंदा वहां जाकर रेणु से कहती है, अरे बहू, आज कुछ खाने में अच्छा सा बना ले, मेरे उनको कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। चुप कर, तुझे किसने कहा कि मैं तेरी बहू हूँ? अभी तो तू मुझसे भी छोटी है और मुझे अपनी बहू बना रही है। तू मेरी सास नहीं हो सकती। उम्र में मैं भले ही तुमसे छोटी हूँ, लेकिन रिश्ते में तू मेरी बहू है और मैं तेरी सास। मानना है तो मान, वरना कोई बात नहीं। चंदा इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब रेणु अपनी सास को सारी बातें बताती है। इसकी इतनी हिम्मत कि वो तुझे बहू कहे। अरे एक बित्ते की तो खुद है और चली है सास बनने। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहने के बाद दुलारी किचन से बेलन लेती है और उस लड़की को मारने जाती है। तभी सामने रामलाल आ जाता है और अपनी पत्नी दुलारी का डट कर सामना करता है। अब मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं पहले का रामलाल नहीं रहा। मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, आज तक तो मेरे लिए तुमने कुछ भी नहीं किया। आज को बेटी जैसी लड़की को बीवी बनाकर लाने के बाद तुम में इतने बदलाव आ गए और इसके लिए तुम्हारा प्यार इतना ज्यादा उमड़ रहा है कि क्या कहूँ कि तुम उसे बचा रहे हो। अब शादी की है तो जिम्मेदारी भी तो समझनी होगी ना। तुमसे शादी करके तो मैं पछताता रह जाऊंगा। जिंदगी भर मार खाता रहा। अब मैं अपनी नई पत्नी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? इतना सुनकर दुलारी रोने लगती है और अपनी बहू से कहती है, बहू मेरा सामान बांध दे। अब मैं इस घर में एक और पल नहीं रह सकती। मैं अपने घर में अपनी बेटी जैसी सौतन के साथ नहीं रहूंगी। इस बुढ़े का तो दिमाग ही फिर गया है। लेकिन माँ जी, आप जाएंगी कहाँ? नहीं नहीं, हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे। दुलारी को रोता हुआ देख चंदा हंसने लगती है, क्योंकि दुलारी रो ही ऐसे रही थी कि चंदा की हंसी निकल जाती है। देखो जरा कितनी बेशर्म है, मुझे रोता हुआ देख के ऐसे हंस रही है ये लड़की। हंसी तो मुझे भी आ रही है। पहली बार आज मैंने तुम्हें रोता हुआ देखा है, वरना जब से शादी हुई है तब से तो तुम ही मुझे रुला रही थी। और हाँ आंटी, मेरी और अंकल की शादी झूठी है। हम तो बस आपको समझाने और सबक सिखाने के लिए झूठी शादी का नाटक कर रहे थे, क्योंकि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ
और मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छे से आता है। इसका मतलब मेरे बुड्ढे ने शादी नहीं की है। हे प्रभु, आपने मेरी इज्जत बचा ली। अभी तक तो नहीं की है, लेकिन तुम्हारी हरकतों में सुधार नहीं आया तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। और फिर दुलारी अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अपने पति रामलाल के साथ खुशी खुशी नए जीवन की शुरुआत करती है। मिस रूबी मुंबई शहर में रहने वाली एक मॉडर्न औरत थी। उसका अपना सोसाइटी में एक अलग ही रुतबा था। उसका इकलौता बेटा था आकाश, शहर के बड़े ऑफिस में काम किया करता था। उसकी अब शादी की उम्र हो गई थी। रूबी एक दिन अपने बेटे को फोन लगाती है। बेटा, कितने दिन हो गए हैं तुझे देखे, तू अब जल्दी से घर आ जा। आई रियली मिस यू। मिस यू मॉम, बस काम इतना है कि क्या करूं? हर वक्त काम काम। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, इधर आ तो लड़की देखना शुरू करूं। हाँ माँ, मैं जल्दी आऊंगा और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी लाऊंगा। अच्छा, क्या सरप्राइज है, बता तो। अरे सरप्राइज बताते थोड़ी है, बस ये समझ लो कि उसे देखने के बाद तुम फूलों नहीं समाओगी। अपने बेटे के आने की बात सुन रूबी खुश हो गई और इस सोच में पड़ गई कि आखिरकार आकाश उसे क्या सरप्राइज देने वाला है। वहीं दूसरी तरफ रूबी आकाश के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। आकाश के लिए एक से बढ़कर एक अमीर और मॉडर्न लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, जिसमें से रूबी ने एक लड़की में अपनी बहू की छवि देख ली थी। एक दिन संडे को रूबी बैठकर सोफे पर आराम कर रही थी कि तब उसके दरवाजे की घंटी बजती है। ओहो, ये लोग अब संडे को भी चैन से सोने नहीं देते। रूबी उठकर दरवाजा खोलती है कि तभी वो देखती है कि उसका बेटा आकाश गले में वरमाला पहने एक लड़की के साथ खड़ा था। ये देख रूबी के होश उड़ गए। ये क्या है आकाश? ये देखो माँ, ये है आपकी बहू संगीता। यही था आपका सरप्राइज। कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? पाँव लागू सासू माँ। छी, ये कैसा घटिया मजाक है। ये गवार नहीं हो सकती मेरी बहू। इसे अभी के अभी घर छोड़ा। कहाँ से लाया इसे? और ये क्या है? उतारिए वरमाला। मॉम, ये मेरे ऑफिस की प्यून की बेटी है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। हमने शादी कर ली है। क्या? प्यून की बेटी से तूने शादी कर ली? मैंने सोचा था कोई अच्छी मॉडर्न बहू लाऊंगी। तू क्या ये गवार उठा लाया? ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। कैसी बात कर रही हो रूबी? घर में पहली बार बहू आई, स्वागत तो करो। अरे तुम क्या बोल रहे हो? कब हुई शादी? कैसी शादी? अब बच्चों ने गलती कर ही ली तो क्या करोगी? गुस्सा भूल जाओ। आओ संगीता बेटा, घर पर अपने पहले कदम रखो। रूबी बहुत गुस्सा थी, लेकिन अपने बेटे के प्यार के आगे उसे झुकना ही पड़ा। अगले ही दिन ये बात सोसाइटी में फैल गई और रूबी की सहेलियां नई बहू से मिलने उसके घर पहुंची। संगीता उनके पैर छूती है। उफ, ये क्या गवारपन है? रूबी, तेरी बहू को तो ना साड़ी पहनने का ढंग है, ना कोई क्लास है। हमारी बहू को देखो, एकदम मॉडर्न है, मॉडर्न। अरे ये सब छोड़ो, तुम बताओ कि तुम लोग क्या लोगी? जा संगीता, सबके लिए मैंगो शेक बना कर ला। हाँ माई, लाती हूँ। अरे ये क्या माई लगा रखा है? कितनी बार तुझे कहा है मुझे मॉम बोला करो, मॉम। अब जा, जल्दी से मैंगो शेक बना कर लाओ सबके लिए। संगीता कुछ देर बाद प्लेट लाकर रूबी के सामने रख देती है। ये क्या है? आप ही ने तो कहा था कि मैंगो शेक लाओ, तो मैं मैंगो को तवे पर शेक कर ले आई। ये सब सुनकर सारी पड़ोसन हंसने लगी और हंसते हंसते वहाँ से चली गई। फिर कर दी ना मेरी बेइज्जती सबके सामने, गवार कहीं की। देखा आकाश अपनी पसंद को। शादी के बाद आकाश घर में रहकर वर्क फ्रॉम होम करने लगा था और काम के बीच रूबी संगीता के बीच के खटपट से परेशान हो गया था। कुछ देर बाद आकाश ने रूबी और संगीता के झगड़े को रोककर फैमिली के साथ बाहर जाकर मूड ठीक करने का प्लान बनाया। ओहो मॉम, छोड़ो ना ये सब, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। बहुत दिन हो गए कि घूमने नहीं गए। हाँ रुक जा, मैं तैयार होकर आती हूँ और उस गवार को भी बोल दे तैयार होने। फिर संगीता कपड़े पहन कर आती है और वो लोग घूमने निकल जाते हैं और थक कर रात को डिनर के लिए एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद, हाय दैया, कितना सुंदर से फूल सजा कर रखा है। अरे यहाँ तो बावर्ची भी सूट पहना है। ये तो एकदम फिल्मों जैसा है। अरे इतनी जोर जोर से क्या बोल रही है? ऐसे ही होते हैं रेस्टोरेंट्स और होटल्स। हाँ संगीता, यहाँ सब ऐसे ही खूबसूरत होता है। तुम मेन्यू देखो ना, खाने में क्या खाओगी? हाय हाय,
ये दाल मखनी 500 रुपए का, पनीर 1200, इतना महंगा। रहने दीजिए सासू माँ, मैं घर जाकर आपके लिए बढ़िया सी दाल बना दूंगी। अरे चुप हो जा, बेइज्जती करवाएगी क्या? ये तो यहाँ के नॉर्मल प्राइस है और ये हमारा क्लास है, बाहर होटल में आकर खाना। तूने तो इतने बड़े होटल में कभी खाना खाया ही नहीं होगा, आज खाकर देख। फिर वो लोग खाना खा लेते हैं। वेटर, ये जो बचा हुआ खाना है उसे क्लीन कर दो और फिर फिंगर बाउल ले आना। अरे नहीं नहीं, सुनो भैया, ये खाना ना पैक कर दो, इतने पैसे देकर खरीदे हैं, ऐसे फेंकेंगे थोड़ी ना। अरे चुप कर पागल, भैया आप फिंगर बाउल ले आओ। रूबी बहुत गुस्से में घर आती है। हाय हाय, ये कितनी गवार लड़की से शादी करके लाया है। मेरा लड़का इतनी गवार लड़की तो मैं आज तक नहीं देखी। इसके साथ तो दोबारा कभी बाहर नहीं जाऊंगी मैं। अरे मॉम, आप इसे थोड़ा वक्त तो दो, मैं वादा करता हूँ ये सब सीख जाएगी। कुछ दिनों बाद रूबी की एक पुरानी सहेली उसके घर आई। रूबी ने उसके सामने अपनी गवार बहू की बहुत बेइज्जती की। रूबी भी इस बात को थोड़ा समझती है और ऐसे ही ये कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रूबी अपनी दोस्त आशा के साथ किटी पार्टी में जा रही थी। वहीं उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। वहीं ये बात जब आकाश और संगीता को पता चलती है तो वो लोग जल्दबाजी में हॉस्पिटल आ जाते हैं और रूबी का खूब ख्याल रखते हैं। वहीं आशा अकेली पड़ी रहती है। संगीता अपनी सास की बहुत देखभाल करती है और दूसरी ओर आशा की बहू एक दिन भी उससे मिलने नहीं आती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दोनों को अस्पताल से रिहा कर दिया गया। संगीता अपनी सास की बहुत देखभाल करती कि साल बहुत जल्द ठीक भी हो जाती। एक दिन रूबी आशा को फोन करती है। अरे आशा, फोन क्यों नहीं उठा रही? जाकर मैं ही उससे मिलकर आती हूँ। वहीं रूबी जब आशा के घर जाती है तब आशा अपने बिस्तर पर लेटकर दर्द से चीख रही थी और वहीं उसकी बहू शॉपिंग करने चली जाती है। अरे आशा, तू अभी तक ठीक नहीं हुई? हाँ, क्योंकि मेरे पास तेरी जैसी बहू नहीं है ना। आजकल की मॉडर्न बहू किसी काम की नहीं, बस नाम की बहू है। तू बहुत लकी है, तेरे पास तो इतनी संस्कारी और अच्छी बहू है। आशा की सारी बातें सुनकर रूबी को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो घर जाकर संगीता से अपनी गलती की माफी मांग लेती है। संगीता बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं मॉडर्निस्ट के जाल में फंस गई। अरे नहीं नहीं माँ जी, बड़े के हाथ तो आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, माफी मांगने के लिए नहीं। मेरी प्यारी बहू। और जो सोसाइटी की औरतें पहले संगीता का मजाक उड़ाती थी, अब वह संगीता की तारीफें करते हुए थकती ही नहीं थी।